हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अपने पढ़ाई में बेस्ट दे रहे होंगे और उसी बेस्ट को और बेस्ट करने के लिए हम लोगों ने आपके लिए खास कोर्स लाया है जो कि है क्रैश कोर्स। इसमें आपको सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है, चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। तो जल्द से जल्द आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना जो तैयारी है उसको और अच्छी तरह से कर सकते हैं और अपने सक्सेस को आसानी से पा सकते हैं। तो चलिए, आज का हम लोग का है टॉपिक सॉल्यूशन, पार्ट सेकंड होने वाले वीडियो का, जिसमें हम लोग देख रहे हैं केवल चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, अभी हम लोग शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने अभी तक कुछ 10 प्रश्न कर चुके थे, आज हम लोग करने वाले हैं 11वें प्रश्न से। देखिए यहां पर हमें आज देखना है डिफाइन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, इतना। ठीक, तो देखिए कोई भी सॉल्यूशन हो, उस सॉल्यूशन में अगर हम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस या सॉल्यूट को ऐड करें, ठीक, तो वहां पर क्या होता है कि नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को ऐड करने पर किसी प्योर सॉल्वेंट में, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है, तब जो मिश्रण तैयार होता है, जो सॉल्यूशन तैयार होता है, उसका जो प्रेशर होता है, उसका प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर से कम हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है। तो जितना उसमें कमी आता है वही कहलाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, यहां पर क्या होगा, कोई भी हम प्योर सॉल्यूशन लिए, ठीक, ये हो गया प्योर सॉल्यूशन, इसका कुछ ना कुछ होगा वेपर प्रेशर। मान के चलते इसका वेपर प्रेशर है पी नॉट। ठीक, इसका पी नॉट मान लिया सॉल्वेंट है, तो इसको बी से सॉल्वेंट को हम लोग बी से दर्शा रहे हैं। बी क्या है? प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन। यहां पर रुक जाइए, यहां पर है प्योर सॉल्वेंट, जिसका हम लोगों ने नाम दिया है बी। तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया? पी नॉट बी। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करना है, उसको हम ले लेते हैं ए। यहां पर क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक, अब इसको इसमें ऐड कर दिए तो बनेगा क्या? ए और बी के मिलने से हमें यहां पर एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, इस सॉल्यूशन का भी कुछ ना कुछ क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। तो इसका वेपर प्रेशर हम लोग लेते हैं, मिश्रण है तो इसका वेपर प्रेशर ऐसे पीए, ऐसे इस तरह से ले लेते हैं। जो पूरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है पीए ले लेते हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, जो यहां पर जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम रहेगा। तो जितना कमी आएगा वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जितना डिफरेंस आएगा, मान के चलते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर मान के चलते हैं कि 50 atm है। ठीक, लेकिन इसमें जब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस या सॉल्यूट ऐड कर दिया जाता है तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो मान के चलते 45 atm हो जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 5 atm का। तो 5 atm का डिफरेंस है, तो यही डिफरेंस क्या कहलाएगा? इसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझ गए। अब इसी से जुड़ा हुआ हमारा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या? तो देखिए यहां पर जो ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहां पर देख लेते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव टू प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर नॉर्मल सा है कि यहाँ पर जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके रिलेटिव में होना चाहिए? जब प्योर सॉल्वेंट के रिलेटिव में रहेगा, यानी कि उसके सापेक्ष में रहेगा, तब वो क्या कहलाएगा? इट्स कॉल्ड रिलेटिव रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको और भी दूसरे लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर के रेशियो को यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक, इसको अगर मान के चलते एल है तो एल, अगर मान के चलते लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से एल से दर्शा रहे हैं, तो यहां पर ऐसे हो जाएगा पी
यहाँ पर पी ए नॉट माइनस पी बी बाई पी ए नॉट माइनस, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे हमने यहाँ पर पी ए यहाँ पर हमने पी ए नॉट को जहां पर रखा है ये प्योर, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, वेयर पी ए नॉट इक्वल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पीबी है यहां वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो ये हो गया, और ये पूरा जो पी ए नॉट माइनस पीबी है यही कहलाएगा हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसके सापेक्ष जो रहेगा तो क्या है, प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को पी ए नॉट से हम लोग यहाँ पर डिनोट करें, तो जो रेशियो है यही क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये एकदम सिंपल सा है, लेकिन ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देख लीजिए ये भी क्या है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड अ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में, जब किसी प्योर विलायक में जब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को ऐड किया जाएगा। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस या सॉल्यूट का मतलब जो गर्म करने पर वाष्प में ना बदले, ठीक। तो वैसे सब्सटेंस को जब ऐड किया जाएगा, the boiling point of the solution obtained is higher than the boiling point of the pure solvent। तो जो यहाँ पर boiling point रहेगा किसका, जो obtained यानी कि जो सॉल्यूशन मिला जब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को प्योर सॉल्वेंट में ऐड किए, तो हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा रहेगा। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर किसकी बात हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट की। तो जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा किससे ज्यादा हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा हो जाएगा। तो जितना ज्यादा होगा, सो द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जो डिफरेंस यहाँ पर निकला है किसके किसके बीच में, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ओ और उसके बाद जो प्योर सॉल्वेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वही क्या कहलाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको और अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक। मान के चलते कोई एक प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक। अब इस प्योर सॉल्वेंट को जब बॉइल करते हैं तो बॉइल होता है, मान के चलते हैं 100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक, इस तरह से। लेकिन जब इसमें एक ऐसा सब्सटेंस मिला दिया जाए जो सब्सटेंस गर्म करने पर वेपर में ना चेंज होके, यानी कि उसी को बोला जाता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस या यहाँ पर सॉल्यूट हम ले लेते हैं, सॉल्यूट, ठीक। अब इसको ऐड करते हैं, ठीक। तो इसको ऐड करने पर जो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि सॉल्वेंट में जब सॉल्यूट डालेंगे तो हमें मिल जाएगा सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का जो होगा बॉइलिंग पॉइंट ये हो जाएगा, कम से ऐसे कुछ भी हो सकता है, मान के चलते हैं तो 105 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पर 105 डिग्री और 100, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, 5 डिग्री सेल्सियस। तो जो 5 डिग्री सेल्सियस यही क्या कहलाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो समझ गए क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए इसको इट इज डिनोटेड बाय डेल टीबी, इसको डेल टीबी से इसको डेल्टा टीबी इस तरह से दर्शाया जाता है, डिनोट किया जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर एक फार्मूला की तरह देखा जाए, एक नॉर्मल फार्मूला, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, और उसके यहाँ पर ये सॉल्यूशन है 105, और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इसके दोनों के डिफरेंस क्या रहेगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हम ले लेते हैं ऐसे, यहाँ पर सॉल्यूशन को हम नाम दिए क्या, सॉल्यूशन का पूरा ए भी है, तो यहाँ पर कुछ भी नाम दे देते हैं, इसका बी ऐसे दर्शा देते हैं, केवल टीबी और माइनस टीबी नॉट, इस तरह से। यहाँ पर टीबी दर्शा दे सॉल्यूशन के लिए, और टीबी यानी बी से बॉइलिंग पॉइंट हो गया, टी से टेम्परेचर, और यहाँ पर ये हटा देते हैं,
तो देखिए यहाँ पे टीबी हो गया किसका टेम्परेचर, तो ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर, और यहाँ पर बॉइलिंग टेम्परेचर, और टीबी नॉट हो गया प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर। तो एक हो गया मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक, इसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब ही होता है बढ़ाव, या उसमें कितना बढ़ोतरी हुआ है। एलिवेशन का क्या मतलब हुआ है, बढ़ोतरी होना, उसमें वृद्धि होना, ठीक। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होगा। ये क्लियर है हम लोग का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये दोनों एक ही चीज है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक, यहां से यहां तक, और या इसी को बोला जाता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये क्या है, तो देखिए द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। देखिए यहां पर क्या है, इसको यहाँ पर इसको दर्शाया जाता है, क्या बोलते हैं, केवी से, इस तरह केवी से। तो अभी पहले देख लेते हैं, अगर जब जो नॉन वोलेटाइल उसमें सॉल्यूट डाला जाता है उसका मात्रा कितना होना चाहिए, 1 मोल, ठीक। तो यहाँ पर सॉल्यूट कितना होना चाहिए, सॉल्यूट है 1 मोल, ठीक। उसके बाद है एडेड टू 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट है 1 kg। तो उसमें जब ऐड किया जाएगा तो ऐड करने के बाद यहां पर जो वहां पर इलिवेशन देखने को मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट में, वही जो इलिवेशन रहेगा वही क्या कहलाएगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा। एक फॉर्मूला होता है ऐसे, डेल्टा टीबी इक्वल ए इंटू 1000 वाई, यहां पर फिर आ जाएगा यहां पर प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, उसका हम लोग केजी में यहां पर रखेंगे, मास रखेंगे। तो देखिए यहां पर हो क्या जाएगा, और हाँ यहाँ पर रहेगा इस ये क्या बोलते हैं कांस्टेंट, यहाँ पर मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा, ठीक। तो इसको दर्शाते हैं इट इज डिनोटेड बाय केबी, तो यहाँ पर रख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर सभी मान पुट करते हैं, तो यहाँ पर केबी, ठीक, मोलर कांस्टेंट एलिवेशन, और यहाँ पर ए कितना है 1 मोल, ए का कितना है 1 मोल, यहाँ पर ए सॉल्यूट है, सॉल्यूट का यहाँ पर मोल रखते हैं, तो ये कितना है 1 मोल। उसके बाद इसमें 1000 से मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक, और उसके बाद प्योर सॉल्वेंट को रखा जाता है उसका मास केजी में। तो प्योर सॉल्वेंट कितना है 1 किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम यहाँ पर ग्राम में रखा जाता है, जो भी रखा जाता है किसमें, ग्राम में, ठीक। तो 1 किलोग्राम है तो ग्राम में कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पूरी तरह से फिनिश। तो यहां पर क्या बचेगा हमें, डेल्टा टीबी इक्वल केबी, यानी कि देखिए ये डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, और ये जो केबी है क्या है, तो यहाँ पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, ठीक। तो ये जो यहाँ पर जब यहाँ पर क्या हुआ है, जब सॉल्यूट का 1 मोल हो और जब सोल्वेंट का 1 केजी हो, यानी कि 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम हो यहाँ पर, तब उस समय में जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा यहाँ पर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर है, ठीक। ए और इसको दर्शाता है केबी से, ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया, इसके हाँ ये इस नोट के नीचे ऐड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्या होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये भी आसान है। When a non-volatile solute is added to pure solvent, सेम उसी तरह है जब जो अभी हम लोग देखें बॉइलिंग पॉइंट वाला, सेम उसी तरह, बस उसका उल्टा चलेगा। तो जब इसमें भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या किया गया, ऐड किया गया किसमें, प्योर सॉल्वेंट में, तब क्या देखने को मिलेगा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा इज लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग पॉइंट, यानी उसके जमने का जो तापमान रहेगा वो क्या रहेगा, लोअर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, यानी कि प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से क्या रहेगा, कम हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए, सो द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब यहाँ पर जो डिफरेंस मिला है प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट और फिर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों का जो डिफरेंस है उनके फ्रीजिंग पॉइंट का, वही डिफरेंस क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक।
क्लियर है। अब देखिए इसको दर्शाते हैं डेल्टा टी एफ से, इसको किससे दर्शाते हैं, डेल्टा टी एफ से। टी से टेम्परेचर, एफ से फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा यानी कि जो डिफरेंस है उसके लिए। अब देखिए इसका अगर फार्मूला की तरह बात करें तो डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके बाद उसमें माइनस करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर एक ऐसे देखा जाए तो मान के चलते हैं कि कोई एक प्योर सॉल्वेंट है, तो प्योर सॉल्वेंट है ए, तो इसका मान के चलते फ्रीजिंग पॉइंट मान के चलते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस है। कितना, 5 डिग्री सेल्सियस। ये 5 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, वो जम जाता है। लेकिन अब उसमें क्या किया जा रहा है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को ऐड किया जा रहा है, तो अब उसके कारण जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा और क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यानी कि जो सॉल्यूशन बनेगा, जो नॉन वोलेटाइल डालने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मान के चलते हैं -2 डिग्री सेल्सियस हो गया इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पर -2 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पर अंतर कितना का आया, तो लगभग यहाँ पर जो डिफरेंस देखा जाएगा तो लगभग कितना डिफरेंस आ गया है, तो डिफरेंस आ गया है 7 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 7 डिग्री तापमान और कम होगा तब जाकर वो अब सॉल्यूशन जमेगा। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया है। इस तरह से अब हमें और ज्यादा तापमान घटाना पड़ेगा जब नॉन वोलेटाइल ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं। और यही इस्तेमाल किया जाता है ठंडे प्रदेशों में, जैसे सड़क पर बर्फ जम जाती है तो वहां पर क्या किया जाता है कि वहां पर नमक डाला जाता है। नमक क्या है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, यानी कि इसको गर्म करते हैं तो भाप में नहीं बदलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें देखने को मिलेगा कि जैसे नमक डाला जाता है तो वहां पर नमक मिलने के कारण सॉल्यूशन बनेगा, और सॉल्यूशन बनने के कारण उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो बर्फ अब जमेगा नहीं, पिघलना शुरू कर देगा, और वहां से उसको आसानी से हटा दिया जाता है। तो इस तरह से नमक का इस्तेमाल किया जाता है सड़कों से बर्फीले क्षेत्र में बर्फ को हटाने के लिए। क्यों किया जाता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट उसका घट जाता है। ये हम लोग समझ गए। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से जुड़ा हुआ, व्हाट इज मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। यहां से यहाँ पे मोलर नहीं होगा, एल होता है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या बोले तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक, एक ही नाम है यहाँ से यहाँ तक कि मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या बोले तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ये भी देख लेते हैं क्या है, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में वो कमी जब when 1 mole of non-volatile solute is added to 1 kilogram of solvent, यानी कि जब 1 kg solvent में जब 1 mole of solute ऐड किया जाता है तो उस समय जितना डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में, डिप्रेशन यानी कि जितना कमी आएगा, वही कमी क्या कहलाएगा, इट्स कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इस तरह से, ठीक, इस तरह से इसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो इसको इस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं, सॉल्यूट कितना है, तो सॉल्यूट है 1 मोल, और उसके बाद सॉल्वेंट कितना है, तो सॉल्वेंट यहां पर हो गया 1 kg, या बोले तो 1000 ग्राम। इस तरह से अब देखिए, अब यहाँ पर इसका भी फॉर्मूला हम लोग देख लें। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत हुई, इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूव भी करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो यहाँ पर डेल्टा टीवी इक्वल यहाँ पर हो जाएगा के एफ के, हाँ इसको जो डिनोट किया जाता है यहाँ पर आपको बता दे, इट इज डिनोटेड बाय के एफ। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इसको केएफ से डिनोट किया जाता है, किसको, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को। केएफ इनटू ए इनटू 1000 इक्वल मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्वेंट रख देते हैं, जिसको किस में रखना है, ग्राम में। ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला में हम रख रहे हैं सबका मान, तो अब यहाँ पर इक्वल केएफ, ए का मान क्या है, 1 मोल 1। अब यहाँ पर 1000 ये फॉर्मूला में रहता ही है, और सॉल्वेंट कितना है, तो सॉल्वेंट है हमारा यहाँ पर 1 kg यानी कि 1000 ग्राम। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, डेल्टा टीबी इक्वल के एफ। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि अगर सॉल्यूट हो 1 मोल और फिर यहाँ पर सॉल्वेंट कितना हो 1 kg, तो उस समय जो यहाँ पर एफ यहाँ पर रहेगा, सॉरी यहाँ पर एफ रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, हर जगह एफ देखने को मिलेगा।
यहाँ पर हमें F देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर F, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, तो जितना एक मोल सॉल्यूट रहने पर और 1000 ग्राम सॉल्वेंट रहने पर जितना डिप्रेशन हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में, वही डिप्रेशन क्या कहलाएगा, वही डिप्रेशन का रहेगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है, ठीक। तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। ये दोनों भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्जाम में बहुतों बार पूछा जा चुका है। तो दोनों टॉपिक हमने एक ही साथ रखा है, एग्जाम में हो सकता है ऑस्मोसिस अलग पूछ दे और रिवर्स ऑस्मोसिस अलग पूछ दे, दोनों में से कोई एक। तो हम यहाँ पर दोनों देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं ऑस्मोसिस क्या है। द फिनोमिना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है, एक फिनोमिना है किसका, सॉल्वेंट के बहाव का, ठीक। एक प्रक्रिया है, घटना है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक प्रकार का एक झिल्ली होता है, एक ऐसा झिल्ली होता है जिससे सॉल्वेंट तो गुजर जाएगा, लेकिन उस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट गुजर जाएगा, लेकिन उस सॉल्यूशन में जितना भी सॉल्यूट रहेगा, विले रहेगा, वो उससे पार नहीं कर पाता है। तो वैसे ही जो मेम्ब्रेन होता है उसी को बोला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। तो यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, तो यहाँ पर इस सॉल्वेंट के बहाव का एक घटना, एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि यह एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर गुजरता है फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, यानी प्योर सॉल्वेंट होकर इससे गुजरता है सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन की ओर। अब देखिए इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मान के चलते हैं यहाँ पर एक डिब्बा लेते हैं, ठीक। इसमें क्या है, इधर है प्योर सॉल्वेंट, इधर क्या है प्योर सॉल्वेंट, और इधर हम ले लेते हैं सॉल्यूशन, इधर क्या है सॉल्यूशन, और ये है हमारा, ये है एसपीएम। एसपीएम बोले तो क्या हो गया, तो एसपीएम इसी को शॉर्ट में बोला जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट इस एसपीएम को पार करके सॉल्यूशन में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ए प्योर सॉल्वेंट एसपीएम को पार करके थ्रू द एसपीएम किसमें चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। क्लियर है। जब भी कोई प्योर सॉल्वेंट, जब कोई शुद्ध विलायक किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली को या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके किसी सॉल्यूशन में चला जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस बोला जाता है। क्लियर है, ठीक। ये क्या है, एक प्रकार का बहने का क्या है, फिनोमिना है किसके, सॉल्वेंट का, जो कि बहेगा एसपीएम से। अब देखिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इफ वी पुट अ रेजिन इन वाटर, अगर हम किसी किशमिश को पानी में डालते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, इट स्वेल ऑफ द नेक्स्ट मॉर्निंग ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग टू इनसाइड द रेजिन। यहाँ पर क्या होता है कि अगले सुबह हमें देखने को मिलता है कि जो किशमिश या रेजिन है वो क्या होता है, स्वेल अप हो जाता है, फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, तो उसके चारों तरफ का जो वाटर होता है मूव कर कर वो कहाँ चला जाता है, रेजिन के अंदर चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो रेजिन फूल जाता है। देखिए अगर किसी आप नॉर्मल आप देखे होंगे, किए भी होंगे कभी ना कभी, तो नॉर्मल वाटर लेते हैं, ठीक, वाटर में इसमें रेजिन डाल दिए यानी कि किशमिश। अब क्या होता है कि उसके अंदर जो यहाँ पर क्या है, उसके अंदर जो सॉल्यूशन है ज्यादा ही कॉन्स्टेंट है, ठीक। तो कॉन्स्टेंट होने के कारण यहाँ पर देखो, अब उसके बाद क्या है कि जो बाहर है, बाहर प्योर क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, बाहर प्योर सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर किशमिश का यानी कि रेजिन का जो एसपीएम होगा उसको पार करके क्या, जो वाटर है उसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि रेजिन के अंदर क्या है, वाटर जो है बहुत ही कम है, कॉन्स्टेंट है, ठीक, कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट होने के कारण यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट है क्या हो जाएगा, एसपीएम, जो प्योर सॉल्वेंट से किधर चला जाएगा, जिधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है यानी कि वहां पर जिधर सॉल्यूशन है उधर चला जाएगा। यही कारण के यानी कि ऑस्मोसिस के कारण क्या होता है, जो रेजिन फूल जाता है, स्वेल अप हो जाता है। अब देखते हैं इसमें ही हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, यानी कि ऑस्मोसिस का उल्टा प्रक्रिया। इसका इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग आरओ जो वाटर लगाया जाता है, आरओ फिल्टर जो घर में लगाया जाता है, इसका यही पूरा नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ पर देखिए क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर ये भी क्या है, एक प्रक्रिया है किसके मूवमेंट का, सॉल्वेंट का मूवमेंट का, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्यूशन
टू द प्योर सॉल्वेंट। यहां पर देखिए उसका उल्टा हो रहा है, इसमें क्या हो रहा था, इसमें जो प्योर सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट का यहाँ पर मूवमेंट क्या है, तो फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूशन से कहां जा रहा है, प्योर सॉल्वेंट में जा रहा है, उल्टा हो रहा है। जो भी सॉल्वेंट रहेगा, यहाँ पर देखिए ओस्मोसिस में क्या हुआ, इधर से इधर हो रहा था, ओस्मोसिस में बात करें तो प्रक्रिया इधर से इधर हो रहा था, ठीक। लेकिन अब उल्टा बात करें रिवर्स ओस्मोसिस का, तो रिवर्स ओस्मोसिस में क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन किधर से किधर जाएगा, या सॉल्यूशन है सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट अब किधर से किधर जाएगा, सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की ओर जाएगा। क्लियर है, तो ये एकदम उसके उल्टा चलता है। तो जब भी कोई सॉल्वेंट सॉल्यूशन से एसपीएम को पार करते हुए प्योर सॉल्वेंट में जाए, तो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, रिवर्स ओस्मोसिस कहलाएगा। और इसको किया जाता है अप्लाइंग एग्जस्ट प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन साइड। अब इसको किया कैसे जाता है, तो सॉल्यूशन के ऊपर एक बाहरी दाब लगाया जाता है, अपने आप नहीं होता, इस पर एक बाहरी दाब लगाया जाता है, एक फोर्स अप्लाई करना होता है, और जिसके कारण क्या होता है कि सॉल्यूशन का सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट की ओर जाने लगता है। और यही जो प्रक्रिया है इसको क्या बोला जाता है, रिवर्स ओस्मोसिस बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, उल्टा प्रक्रिया हो रहा है ओस्मोसिस का। दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो समुद्री जल को शुद्ध करने में, उससे लवणों को अलग करने में किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक। उसका उपयोग हम लोग आरओ फिल्टर घर में भी करते हैं, जल को शुद्ध करने में, उसमें जो घुले हुए विले होते हैं, सॉल्यूट होता है बेकार के, उसको अलग करने में। तो ओस्मोसिस और रिवर्स ओस्मोसिस हम लोग जान चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि जुड़ा हुआ है किससे, हमारे क्लास 12 के इंपॉर्टेंट टॉपिक से। अब देखिए यहां पर क्या है, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट हैज टू द अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां पर देखिए क्या है, यहां पर मिनिमम एक्सेस प्रेशर, यानी कि यहाँ क्या है, एक प्रकार का बहुत ही कम, यानी कि कम से कम लगाया गया दाब, क्या है, टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के ऊपर लगाया गया एक प्रकार का दाब है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्वेंट का एंट्री है इनटू द सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, यानी कि एसपीएम से होते हुए, यहां पर देखिए आपको डायग्राम बना के हम फिर से आपको बता देते हैं। यहां पर हम एसपीएम ले लेते हैं, ठीक, एसपीएम ले लेते हैं, ठीक, ये है। इधर हम रखते हैं प्योर सॉल्वेंट और इधर रखते हैं सॉल्यूशन। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ओस्मोसिस प्रक्रिया में हम लोगों ने क्या देखा था, ओस्मोसिस में हम लोगों ने देखा था कि जो प्योर सॉल्वेंट है वो एसपीएम को पार करते हुए किधर जाता है, सॉल्यूशन में जाता है, ठीक, तो सॉल्यूशन में आ गया। लेकिन अब यहाँ पर ओस्मोटिक प्रेशर क्या है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओस्मोटिक प्रेशर एक प्रकार का बाहर से लगाया गया एक प्रकार का क्या है, प्रेशर है, किस पर, सॉल्यूशन पर लगाया गया प्रेशर। जब भी ओस्मोटिक प्रेशर लगेगा तो किस पर लगेगा, तो सॉल्यूशन पर लगेगा, ओस्मोटिक प्रेशर, ठीक। तो इस पर लगा, अब इसको लगाने से क्या होगा, तो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट ए, जो सॉल्वेंट का एंट्री है उसको रोकता है। यहां पर प्योर सॉल्वेंट क्या करे, इसमें एंट्री कर रहा है सॉल्यूशन में, तो अब इसके एंट्री को क्या करेगा, रोकेगा, कैसे, थ्रू एसपीएम, यानी कि एसपीएम से होते हुए क्या जा रहा था, प्योर सॉल्वेंट एसपीएम को पार करके सॉल्यूशन में जा रहा था। लेकिन ये फोर्स लगने के कारण, जो यहाँ पर फोर्स लगाया गया है या प्रेशर लगाया गया है, इस प्रेशर के लगाने के कारण क्या होगा, अब ये जो प्योर सॉल्वेंट है अब इसको रोका जा रहा है, इसमें एसपीएम को पार करके इसको सॉल्यूशन में नहीं जाना है, ठीक। तो जो जिस प्रेशर के द्वारा रोका जा रहा है वही प्रेशर क्या कहलाएगा, ओस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। अब देखिए, और इसको दर्शाया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय पाई, इस तरह से इससे दर्शाया जाता है पाई के द्वारा, ठीक। तो ये तो हम लोग जान गए कि ओस्मोटिक प्रेशर क्या है, ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोटिक और ओस्मोटिक प्रेशर तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीनों हम लोगों ने देख लिया, ये भी सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ठीक। ओस्मोसिस में हम लोगों ने देखा है
कि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो प्योर सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्वेंट एसपीएम को पार करके सॉल्यूशन में जा रहा था। अब डिफ्यूजन क्या है, तो ये भी यहाँ पर डिफरेंस में हमें पता चल जाएगा। देखिए में ऑस्मोसिस में देख लेते, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक प्लेस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें कौन भाग लेता है, तो इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भाग लेता है, किसमें, ऑस्मोसिस में। ठीक, इसमें एसपीएम को होना आवश्यक है ऑस्मोसिस के लिए, लेकिन डिफ्यूजन के लिए नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नीडेड फॉर द डिफ्यूजन प्रोसेस। और डिफ्यूजन के लिए यहाँ पर किसी भी अर्धपरगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यहाँ पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर हेल्प नहीं चाहिए। अब बात करें ऑस्मोसिस में, फिर से द ऑस्मोसिस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली। अब अगर ऑस्मोसिस में बात करें तो इसमें केवल और केवल किसका मूवमेंट होता है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। ठीक, किसके मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, तो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का, ये बात याद रखिएगा। लेकिन अगर वही बात करें डिफ्यूजन में, तो डिफ्यूजन में दोनों बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन मूव। इसमें सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं और सॉल्वेंट के भी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक, ये दोनों में डिफरेंस है। अगर बात करो ऑस्मोसिस में, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इनटू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। यहां पर देखिए, यहां पर हमने उस समय बताया भी था कि जो ऑस्मोसिस में क्या होता है, तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स यहां पर क्या होता है, रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि जहां पर कम कंसंट्रेशन होता है उसका, उस क्षेत्र से सॉल्यूशन की कम कॉन्सेंट्रेशन से कहा जाता है इनटू द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि मान के चलते यहाँ पर दो, यहाँ पर अलग अलग क्या है, दो यहाँ पर एक है लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन और एक है हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन, इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्वेंट किधर से किधर जाएगा, तो सॉल्वेंट जाएगा लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन से होते हुए हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर जाएगा। ये था ऑस्मोसिस का बात। लेकिन डिफ्यूजन में देखा जाए, इन डिफ्यूजन द मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन इनटू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें एग्जैक्ट उसका उल्टा है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी मॉलिक्यूल से मूव करेगा, कोई भी कर सकता है, सॉल्यूट भी कर सकता है, सॉल्वेंट भी कर सकता है। तो जो भी मॉलिक्यूल्स मूव करेगा, किधर से किधर करेगा, तो रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि इसमें उल्टा चलेगा डिफ्यूजन में। इसमें ऑस्मोसिस में ऐसे चलेगा और डिफ्यूजन में ऐसे चलेगा, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोसिस में और हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन में। क्लियर है, इसको आप लोग क्लियर रखिएगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट है, इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग एडिशनल प्रेशर ऑन द हायर कॉन्सेंट्रेशन साइड। इसको रोका भी जा सकता है या उल्टा भी किया जा सकता है। और कैसे, जो क्या बोलते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर और अधिक दाब लगाकर। ठीक, तो उसके ऊपर दाब लगाएंगे तो उसके दाब लगाने के कारण या प्रेशर और लगाने के कारण, अप्लाई करने के कारण क्या हो सकता है, ऑस्मोसिस को रोका जा सकता है या उसको उल्टा किया जा सकता है। और जो ये प्रेशर है यही क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके कारण क्या होता है, ऑस्मोसिस रुक जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करें डिफ्यूजन में, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड। इसको किसी भी तरीके से यहाँ पर डिफ्यूजन को रोका नहीं जा सकता, ना ही इसको उल्टा किया जा सकता है। ये था अंतर। ठीक, डिफ्यूजन में आप लोग नॉर्मल इसका सिंपल सा अगर उदाहरण का बात करें तो आप लोग देख रहे होंगे धुआं, जब धुआं निकलता है किसी चीज के जलने से, तो जो स्मोक होता है जब निकलता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ एरिया में क्या होता है, ज्यादा होता है और धीरे धीरे अपने अगल बगल के क्षेत्र में फैल जाता है। क्यों फैल जाता है, क्योंकि अगल बगल स्मोक का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कम होता है और जहां से निकलता है वहां पर उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से स्मोक कहाँ चला जाता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। और ये जो प्रोसेस हो रहा है वही क्या होता है, ये होता है डिफ्यूजन। जो स्मोक है अन्य बाकी सब गैस में क्या हो गया, पूरी तरह से घुल गया। ठीक, तो होता है डिफ्यूजन होता है। तो इस तरह से आप एग्जांपल के साथ भी समझ सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूल्स मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूल्स मास क्या है, ये असामान्य आणविक द्रव्यमान यहाँ पर क्या है, तो देखिए ये भी बहुत ही नॉर्मल सा है। व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस डिटरमाइंड बाय स्टडिंग ओनली ऑन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग ने देख चुका है क्या, तो अगर उसके द्वारा डिटरमाइन करते हैं क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज द्वारा किसी मॉलिक्यूलर मास
किसी सब्सटेंस का comes out to the different than the theoretically expected value to the substance is called abnormal molecular mass। यहाँ पर क्या होता है कि कोई चीज हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं और कोई चीज थ्योरेटिकली करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर मान के चलते कोई चीज प्रैक्टिकली किए, उसके द्वारा क्या हुआ, सोल्यूट का जो यहाँ पर जो मास है वो कुछ अलग रहा, ठीक। और उसके बाद उसको थ्योरेटिकली फार्मूला वाइज हम लोगों ने उसका मास निकालने का कोशिश किया, ट्राई किया, तो वहां पर पता चलेगा कि फार्मूला वाइज यानी कि थ्योरेटिकली प्रोसेस करने पर उसमें कुछ डिफरेंस आ गया। जो यहाँ पर प्रैक्टिकली कर लैब में निकाला गया उसके जो वहां पर जो आंसर आया है उससे कुछ डिफरेंस रहेगा जो थ्योरेटिकली किया गया। तो वहां जो प्रैक्टिकली और जो थ्योरेटिकली जो वैल्यू आया है उसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वही क्या कहलाता है, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास कहलाता है। क्लियर है, ठीक। तो ये था हमारा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो शॉर्ट आंसर टाइप है। ये शॉर्ट आंसर टाइप आज खत्म हो गया। अब इस चैप्टर का केवल और केवल आ गया लॉन्ग आंसर टाइप, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसको कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अभी तक अगर कोर्स नहीं लिए हैं तो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और वीडियो पर जो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप उसके पर कांटेक्ट कीजिए हमारे साथ और हमारे साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।